वेलकम टू एनएस लर्निंग। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमारा जो भारत देश है उसमें सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश पर। और सबसे लास्ट में जाकर के इधर आती हैं ये गुजरात की तरफ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक धूप आने में बहुत समय लग जाता है। मीन्स यहाँ पर सूर्योदय अगर 5 बजे होता है तो आप ये मान के चलिए कि करीब 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे, सुबह के 7 बजे जो है वो कहाँ पर सूर्योदय होगा? गुजरात में। तो इस डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो 1 डिग्री देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से अगर हम 1 डिग्री देशांतर की तरफ बढ़ते हैं, विस्तार की तरफ, तो क्या होता है? 1 डिग्री तय करने में 4 मिनट का समय यहाँ पर सूर्य की किरणों को लग जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इधर चलेंगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। अब देखिए, टोटल आप लोग जानते हैं, पूरब में यदि हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। सिमिलरली गुजरात के लिए बात की जाए तो ये कितना होता है? 68 डिग्री और 7 मिनट। और हम साथ में क्या लिख सकते हैं? पूर्वी देशांतर। सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा पूर्वी देशांतर। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस कर लेंगे 68 डिग्री और 7 मिनट को इसमें से क्या कर लेंगे? माइनस। तो आपका आंसर क्या आएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। अब मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 4 मिनट के। ठीक है, 1 डिग्री देशांतरी विस्तार पर कितने का डिफरेंस आता है? 4 मिनट्स का। तो ऐसे में 29 डिग्री 18 मिनट में कितने का डिफरेंस आएगा? तो आप लोग जब 29 डिग्री 18 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1 घंटा 57 मिनट। कितना होगा? 1 घंटा 57 मिनट। और कुछ सेकंड्स होते हैं, उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1 आवर 57 मिनट्स याद रखें और लगभग इसको 2 घंटे आप मान सकते हैं। यानी कि जब कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूर्य की किरणें पहुँचने में कितना समय लगता है? लगभग 2 घंटे का यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है कि यदि परीक्षा में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि 1 डिग्री देशांतरीय विस्तार 4 मिनट के बराबर होता है। और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं हम? पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं सूर्योदय का जो समय है वो बढ़ता जाता है। सपोज यहाँ पर 5 बजे हैं तो यहाँ पर 7 बजेंगे। ठीक है, तो 5 से 7 के बीच में यहाँ पर 6 बजेंगे कहीं, तो कहीं यहाँ पर 5:30, कहीं यहाँ पर 6:30। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दें सोच समझ कर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो किन किन राज्यों से गुजरती है? कुछ इस तरीके से है हमारे भारत देश का नक्शा। तो आप लोग इस नक्शे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है एक्चुअल में। तो सबसे पहले आता है आपका उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो फर्स्ट वन उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और आप इनकी लगभग स्थिति इस तरीके से मैप के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये है यूपी, यूपी के नीचे एमपी, ठीक है, बीचों बीच आता है। उसके जस्ट बगल में होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के यहाँ पे नीचे होगा उड़ीसा, और यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ करके कौन है? ये आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसे शो करती है? IST को, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और आप कह सकते हैं भारतीय मानक समय को। और कहाँ से गुजरती है ये? इलाहाबाद के पास नैनी से। बात करें IST की स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ ये है कि जो भारतीय मानक समय है
वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितना डिफरेंस है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो भारत का मानक है वो GMT से, किससे, GMT से 82.5 डिग्री पूर्व में है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भारतीय समय है वो भारत में 5.5 घंटे का यहाँ पर एक्चुअल में डिफरेंस होता है। ठीक है, सपोज इंग्लैंड में कितने बजे हैं 12, तो भारत में कितने बजे होंगे 5:30 बजे होंगे सेम टाइम पर। यानी कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में मुख्य ऑब्जर्वेशन। चलो आपको एक रोचक बात बताते हैं इस बारे में। देखिए सभी जो देश है ना वो GMT के आधार पर ही अपना समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे विश्व में उत्तर कोरिया, कौन, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसने इस तरीके को सिरे से क्या कर दिया है, नकार दिया है। यानी कि वो अपना ही अलग टाइमिंग का चलाता है। बाकी सारे जितने भी देश हैं वो इसी के आधार पर तय करते हैं अपना समय, और हम भी जानते हैं कि हमारा जो समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ज़रूर याद रखिएगा। IST के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बात तो ये इलाहाबाद, नैनी जो है हमारे भारत में, इस जगह से ये रेखा गुजरती है। दूसरी बात, कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर, तो याद रखिएगा यूपी, MP, छत्तीसगढ़। चूंकि छत्तीसगढ़ MP से ही अलग हुआ हुआ है तो आप लोग को जरूर याद रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ के नियर बाई कौन है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के साथ में आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। ठीक है, 5.5 घंटे का डिफरेंस याद रखना है। स्थापना कब होती है, 1 सितंबर 1947 को। आइए बात कर लेते हैं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए पूरा ये जो गोला बता रखा है पूरा एक तरीके से हमारा ग्लोब है। सबसे बीचों बीच आप सभी जानते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। इसके ऊपर चलते हैं हम उत्तर दिशा में तो क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और दक्षिण दिशा में चलते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे कौन है, मकर रेखा होती है। नेक्स्ट 66.5 डिग्री पर उत्तर दिशा में कौन होता है, आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त होता है। और ये जो इसके सबसे मेन छोर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एंड ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण 23.5 डिग्री पर कैसा क्लाइमेट होता है। आप मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भाग होता है ये उष्ण कटिबंधीय में आता है। कैसा होता है, उष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पर जब आप 23.5 डिग्री से कहाँ पर बढ़ते हैं, 66.5 डिग्री की तरफ, नीचे भी 23.5 डिग्री से 66 की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो कहलाता है भाग शीतोष्ण कटिबंधीय वाला कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध। अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, भाई जो उत्तर में है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है, और जो दक्षिण में है उसे बोला जाता है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो भाग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या होता है, शीतोष्ण वाला भाग कहलाता है। उसके बाद जब हम इस व्रत के आगे बढ़ते हैं तो ये जो होता है ये कहलाता है शीत कटिबंध। याद रखिएगा, चूंकि उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध ये कहलाएगा, और ये दक्षिण में है तो ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाएगा। तो देखिए इस तरीके से 3 प्रकार की जलवायु यहाँ पर मान सकते हैं। बीचों बीच क्या कहलाता है, हमारे पृथ्वी ग्लोब के उष्ण कटिबंध, ओके, 0 से 23.5 डिग्री तक। फिर हम 23.5 से 66 तक मूव करते हैं तो ये हो जाता है शीतोष्ण, और उसके बाद में ये क्या कहलाता है, ध्रुवों तक शीत कटिबंध कहलाता है। तो आप सभी को अक्षांश रेखाओं का ज्ञान हो चुका है। आइए जानते हैं ये जो रेखाएं हैं वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। आइए जानते हैं कर्क रेखा के बारे में। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए इंडिया के मैप में यहाँ पर लगभग होती है कर्क रेखा, और यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स होते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्थित है आपका गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है राजस्थान, ठीक है, ये इस तरीके से होता है मैप में, तो ये इसको इस तरीके से काट रही है। देन आता है यहाँ पर बीचों बीच MP, ये MP वाला पोर्शन आ जाता है कुछ। देन यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आता है छत्तीसगढ़, कौन सा राज्य आता है आपका, छत्तीसगढ़। देन यहाँ आएगा इस जगह पे आपका झारखंड, और झारखंड के पास में आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, 2 राज्य ईस्ट साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे आता है आपका त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देख लीजिए एक बार फिर से, गुजरात सबसे नंबर 1 पर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान। फिर जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं तो उसके बाद आता है आपका MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आएगा ये
छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा आपका झारखंड, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, ये जो है ये क्या है पश्चिम बंगाल, और ईस्ट जो राज्य है यहाँ पर वो है त्रिपुरा एंड मिजोरम। आइए अब याद रखते हैं कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उसके लिए ट्रिक क्या बन सकती है। ट्रिक है आपकी गुरुम छज्जा पवित्रम। तो इस ट्रिक के थ्रू आप कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उन्हें आप इजीली याद रख सकते हैं। गुरु का जो छज्जा होता है, उनका जो साया होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। ठीक है, गुरु सब जगह समान नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए गु से क्या हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, रू से क्या हो जाएगा र मान के चलेंगे आप इसे तो राजस्थान, एम से आपको याद आ रहा होगा मध्य प्रदेश, छ से कौन आ जाएगा इससे अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़, देन जा से हो जाएगा आपका झारखंड, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, यहाँ पर वी को हम नेग्लेक्ट करके त्र से देखेंगे त्रिपुरा, और लास्ट म से जो त्रिपुरा के साथ में पूर्वी राज्य आता है वो कौन है मिजोरम। तो इस तरीके से इजी वे में कर्क रेखा से जो भी राज्य हैं संबंधित आप इनको याद रख सकते हैं गुरुम छज्जा पवित्रम के माध्यम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों का समय बच सके, कम समय में आप लोग ज़्यादा पढ़ सकें और अच्छा पढ़ सकें। तो चलिए इसी प्रकार से अब हम भारतीय मानक समय जो आईएसटी हमने पढ़ा वो किन किन राज्यों से गुजरती है उसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं। बट एक एडवाइस है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पे ही आश्रित ना रहें, एक बार ऐसे भी जरूर आप पढ़ करके जाएं। इससे क्या होगा आपका एक ये बेनिफिट रहेगा, अगर आप ये इधर से कहीं भूल जाते हैं आप तो आपको ट्रिक का सहारा रहेगा, और ट्रिक भूल जाएं तो आपको आपने जो डायरेक्टली पढ़ा हुआ है वो तो कम से कम कुछ तो याद रहे। तो आपकी ट्रिक है यहाँ पर, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। यूपी आप लोग समझ ही गए हैं, उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ऊ से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। तो भारत के नक्शे में हम देख ही चुके हैं कि इस तरीके से यहाँ से कहीं ये लाइन गुजरती है 82.5 डिग्री, जिसे पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। मानक रेखा होती है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड समय को ये दर्शाती है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो लोग पहली बार दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, बता दूं उनको कि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे छोड़कर स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एक बात और जान लेते हैं हम कर्क रेखा के बारे में। जो कर्क रेखा है उसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, चलिए बताइए। कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा एमपी मध्य प्रदेश में इसकी सबसे अधिक लंबाई है। और बात करें सबसे कम लंबाई की तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई एमपी, सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान। चलिए एक और कॉमन सा क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हमने जैसे कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा कर्क रेखा व आईएसटी के बारे में पढ़ा हमने। तो कर्क रेखा और आईएसटी जो है वो दोनों के दोनों किस राज्य से गुजरती हैं, तो याद रखिएगा एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती हैं, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री मानक रेखा है वो भी यहाँ से एमपी और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। और एक चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो जीएमटी से अपन कंपैरिजन करते हैं आईएसटी के द्वारा, तो जो आईएसटी है हमारी, ये जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती हैं, तो याद रखिएगा यूपी के इलाहाबाद बोलें तो भी ठीक है, मिर्ज़ापुर भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मुख्य स्थान कौन सा है, नैनी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो मिर्ज़ापुर, नैनी, इलाहाबाद ये तीनों ही इससे संबंध रखते हैं, किससे, आईएसटी से। तो आईएसटी 5 राज्यों से गुजरती हैं और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती हैं। अभी जिस तरीके से हमने देखा था कि जो हमारी कर्क रेखा है उसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है बात करते हैं हम, तो ये है एमपी के अंदर, और जो सबसे कम है वो किस में है, राजस्थान में। सिमिलरली हम आईएसटी के लिए भी देख सकते हैं कि आईएसटी की सबसे अधिक जो लंबाई है, मैक्सिमम लंबाई, वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और सबसे कम लंबाई की बात की जाए तो ये आती है एमपी में।
ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। कर्क रेखा की बात की जाए, सबसे अधिक लंबाई एमपी, सबसे कम लंबाई राजस्थान। आईएसटी की बात की जाए, सबसे अधिक लंबाई छत्तीसगढ़ में और सबसे कम लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में। सारे फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि हम बात करें कर्क रेखा के नज़दीकी शहर के बारे में, तो देखिए गुजरात में गांधीनगर है। देन एमपी से बात करें तो उज्जैन और भोपाल कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी शहर हैं। उसके बाद झारखंड की राजधानी रांची, और बात करें त्रिपुरा से तो त्रिपुरा अगरतला। ये जो सिटीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी हैं, ठीक है। गांधीनगर हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल हो गया, देन रांची और अगरतला। ये सारी सिटीज़ कर्क रेखा के सबसे पास में होती हैं। चलिए अब जानते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हम बात करें इसे विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना है, 2.4%। और यदि बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे संसार में, तो याद रखिएगा 7वां स्थान भारत का है। चलिए तो जानते हैं कि भारत से पहले और कौन से ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो याद रखेंगे, नंबर 1 पे आता है रूस, नंबर 2 पे आता है कनाडा, देन नंबर 3 पे आता है चाइना चीन, नंबर 4 पे यूएसए अमेरिका, नंबर 5 ब्राज़ील और नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। सो फर्स्ट नंबर रूस, देन कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इनका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। उसके बाद 7वां देश आता है भारत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारत के जिले के बारे में। जो जिले हैं वो लगभग आप मान के चलिए कि 640 के लगभग हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, कच्छ। और कच्छ कहाँ पे पड़ता है, आप सभी लोग जानते होंगे, गुजरात में। कच्छ कहाँ पे आता है, गुजरात में। और सबसे छोटा जिला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, माहे, जो कि कहाँ पड़ता है, केरला में। तो ये हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ गुजरात है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है कौन सा है, तो याद रखिएगा वो क्या है, ठाणे है। और ठाणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे महाराष्ट्र सबसे बड़ा जिला है। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो कौन सा आ जाता है, आपका कच्छ गुजरात। चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दिया जाता है कि जो कच्छ है वो लगभग 45,000 कुछ प्लस, ठीक है, 45,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कच्छ गुजरात की बात करें, ठीक है, 45,000, बहुत ज़्यादा होते हैं देखिए। और माहे केरला की बात करें तो ये बस 18 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही ये फैला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लद्दाख का नाम सुना होगा, आपके जहन में लद्दाख का नाम भी आ रहा होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा जिला है वो लद्दाख भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, एक्चुअल में ये इनमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। देखा जाए तो 45,674 वर्ग किलोमीटर तो है कच्छ, और इसी तरीके से 45,110 किलोमीटर जो होता है वो लद्दाख है। लेकिन अब लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और साथ ही साथ जो लद्दाख है वो जिलों में भी विभाजित हो चुका है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाता है कच्छ गुजरात, और जनसंख्या की दृष्टि से होता है ठाणे महाराष्ट्र। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, जो माहे केरला है वो कितना है, 9 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी हमने बात की थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है पूरे संसार में, विश्व में, वो था 7वां। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत का जो है पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरे नंबर पर। क्योंकि हमसे आगे कौन है यहाँ पर, भाई चाइना है। और कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जो है भारत इससे भी आगे निकलने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पे अभी हाल फिलहाल कौन है, चाइना है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, भारत। किस हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए एक ट्रिक और देख लेते हैं हम। जो भारत के सबसे बड़े देश, भारत से जो बड़े देश थे, अभी हमने देखा था 6 देश ऐसे थे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। क्यों ना उसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख लिया जाए। ट्रिक है रुक क्यूबा, रू से रूस, क से कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील और ए से ऑस्ट्रेलिया।
तो आई होप एग्ज़ाम में आपको ये जो ट्रिक है वो याद करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसे भी। रुक क्यूबा, रू से रूस, क से कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील एंड ए से ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि भारत के राज्य कौन कौन से हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिए वर्तमान में राज्य कितने हैं 28 और यूटीज की बात करें तो वो है 8। राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, और इसी प्रकार हम यूटीज में भी देखते हैं। तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है बिहार। तो एटलीस्ट टॉप 3 राज्य तो आपको याद रखने ही चाहिए। सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो इसमें आता है अव्वल नंबर पे सिक्किम। नीचे से अव्वल कौन है यहाँ पर, पूर्वी राज्य सिक्किम है, मिजोरम है, ये इनकी जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। और यूटीज़ की तरफ पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर एक तो दिल्ली आता है और एक नाम आता है यहाँ पर किसका, लक्षद्वीप का। यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है और यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर आपके सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और सबसे छोटे कौन से हैं। नंबर 1 स्टेट आता है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। देन आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर हम सबसे छोटे राज्यों की बात करते हैं। गोवा का नाम आपने बिल्कुल सुना ही होगा श्योरली, और उसके बाद में आ जाता है सिक्किम जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा था। और उसके बाद हम बात करते हैं त्रिपुरा की और फिर आ जाता है नागालैंड। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसे याद किस तरीके से रखा जाए। तो देखिए इसे आप GST इसी तरीके से याद कर सकते हैं, GSTN। ठीक है, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, राजनीति में महान यूपी, राजनीति में महान यूपी। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। फेमस सी ट्रिक है एक यहाँ पर, बचपन में MBA किया। वैसे याद रखेंगे नंबर 1 पे बांग्लादेश, जिसकी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है 4096.7 किलोमीटर। तो पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में लगती है, तो भाई वो है बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन 3488 किलोमीटर। देन पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। नंबर 4 पे नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे कम लंबाई किसकी है, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो चलिए एक बार मैप के द्वारा इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा इस जगह पे बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस जगह पर म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के बाद में यहाँ आएगा भूटान आपका, ठीक है। भूटान, और इस जगह पे जो पोर्शन ये जो दिख रहा है आपको ये क्या कहलाएगा, चीन कहलाएगा, ठीक है। चीन के बाद यहाँ पर आता है आपका नेपाल। नेपाल के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इस साइड में नॉर्थ साइड में आता है अफगानिस्तान, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सीमा की लंबाई देखें तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर है लगभग। चाइना के साथ देखा जाए तो ये है 3488, 3488 किलोमीटर पड़ जाती है। पाकिस्तान के साथ देखें तो 3323 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। वहीं नेपाल के साथ देखें तो 1751 किलोमीटर होती है। म्यांमार जो है वो कितना पड़ जाता है 1643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर जो है वो म्यांमार के साथ में सीमा रेखा की लंबाई है। और भूटान के साथ में देखा जाए तो कितना है 699, बहुत ही कम है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है, अफगानिस्तान, और ये कितना है 106 किलोमीटर। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है, बचपन में MBA किया। भारत चीन सीमा की अगर हम बात करें तो जो भारत चीन सीमा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके द्वारा बताया जाता है उसे। चूंकि इस सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, अतः इस जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि भारत और चीन के बीचों बीच है, मैकमोहन रेखा। अगली बात करें कि यूटीज़ जो है भारत के वो कितने हैं जो चीन के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, तो याद रखिए वो हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य कितने हैं, तो स्टेट की बात करें तो टोटल हैं ऐसे स्टेट 4 जिनके साथ जो क्या करते हैं, चीन के साथ इन राज्यों की सीमा लगती है।
यहाँ पर नए मैप के हिसाब से देखा जाए तो यूटी कौन सा है, लद्दाख रहेगा। और राज्यों के बारे में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। इसी प्रकार बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा की। सबसे पहले भारत पाकिस्तान जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, क्योंकि सर रेड क्लिफ ने इसका क्या किया था, निर्धारण किया था। अतः इसका नाम क्या जाना जाता है, रेड क्लिफ सीमा के नाम से। ठीक है, रेड क्लिफ सीमा बहुत ही फेमस है। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य हैं, 3 राज्यों की सीमा है। अभी 3 राज्य कौन कौन से हैं देखिएगा आप लोग, ये है पंजाब, देन राजस्थान और गुजरात। ये तीनों राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान सीमा भी है, तो भारत और अफगानिस्तान सीमा की बात कर रहे हैं हम, भारत और अफगानिस्तान सीमा। तो इनके बीच में क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई है उसे क्या कहा जाता है, वो याद रखिएगा आप लोग, डूरंड रेखा। बहुत बार आपने नाम सुना होगा डूरंड रेखा का, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसे किसने बनाई थी, सर मोर्टिसुस डूरंड ने। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें भारत और म्यांमार के बीच की, तो इन दोनों के बीच में जो विभाजन है वो कौन करता है, ध्यान रखिएगा, अराकान योमा पर्वतमाला, अराकान योमा पर्वतमाला। तो ये जो पर्वतमाला है वो भारत और म्यांमार के बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है। बात करते हैं भारत की सीमा रेखा की, तो ये 2 तरीके की सीमा रेखाएं हैं। देखिए, एक तो है स्थलीय और दूसरी है तटीय। यहाँ स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो ये कितनी है, 6,161 किलोमीटर मुख्य भूमि की हम बात कर रहे हैं। वही हम बात करें तटीय भूमि की, कुल तटीय भूमि की बात करें, देखिए उसके अंदर कौन कौन सा ऐड हो जाएगा, एक तो अंडमान एंड निकोबार है और एक लक्षद्वीप है। अगर इन दोनों की तटीय रेखा को भी ऐड कर दिया जाए, तट रेखा को, इन समूहों की, तो भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है, सीमा की लंबाई है, वो 7,516.6 किलोमीटर जो है हो जाती है। अब हम बात करें जो संपूर्ण स्थलीय और जलीय सीमा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्थलीय प्लस जलीय दोनों ही सीमाओं की बात करें तो भारत की कुल सीमा की जो लंबाई हो जाती है वो है 22,716.6 किलोमीटर। याद रखिएगा 22,716 किलोमीटर जो है वो भारत की टोटल सीमा रेखा की लंबाई है। स्थलीय का पूछा जाए तो 15,200, मुख्य भूमि की तटीय का पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर, और साथ ही अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे समूहों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7,516.6। और यदि आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ सीमा रेखा को अलग से जानना चाहें तो आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की कुल सीमा, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम समुद्री सीमा या हम ये देखना चाहें कि सबसे लंबा तट जो है वो भारत के अंदर कौन सा है, तो याद रखिएगा अंडमान एंड निकोबार का है और उसकी लंबाई कितनी है, 1962 किलोमीटर, और ये एक यूटी है। उसके बाद हमारा स्टेट आता है गुजरात। गुजरात का जो है वो कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। तो आप लोग को ये एग्जाम की दृष्टि से याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 1962 किलोमीटर अंडमान एंड निकोबार। यदि राज्यों में पूछा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, गुजरात। और ओवरऑल भारत के अंदर पूछा जाए तो 1962 अंडमान एंड निकोबार। और दूसरे नंबर पे राज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, जो कि कितना है, 970 किलोमीटर। डिटेल में बात करते हैं हम मुख्य भूमि की तटीय सीमा के बारे में। तो समुद्रीय सीमा बनाने वाले जो कुल राज्य हैं वो कितने हैं, 9 हैं। और कौन कौन से हैं देखिए, और ये विभाजित है पश्चिमी तट में और पूर्वी तट में। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी तट, ये कहलाता है पश्चिमी तट, और पूर्वी भाग कहलाएगा पूर्वी तट। इस तरीके से 2 भागों में इनको विभाजित किया हुआ है। कौन सा, पश्चिमी तट एंड पूर्वी तट। अब देखिए पश्चिमी तट में कौन कौन से राज्य आते हैं। पश्चिमी तट पे राज्य है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर होगा गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये जो 5 राज्य हैं
ये भारत की मुख्य भूमि की पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं। इसी प्रकार पूर्वी तट पर स्थित राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और ये जो 9 राज्य हैं, इसकी तटीय सीमा की अगर अपन लंबाई की बात करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा बनाने वाले ऐसे कौन से राज्य हैं जो दोनों ही सीमा बनाते हैं? तो एक तो है अपना गुजरात और दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और 5 राज्य ऐसे हैं यहाँ पर जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही समुद्रीय सीमा बनाते हैं, तो इन्हें लैंडलॉक कंट्रीज भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो आती है हरियाणा, दूसरी है एमपी, नेक्स्ट आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद में लास्ट है तेलंगाना। ये 5 जो राज्य हैं, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ऐसे हैं जो ना तो किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही समुद्रीय। और यदि ये पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाए और समुद्रीय सीमा भी बनाए, तो वो होंगे गुजरात और वेस्ट बंगाल। सबसे बड़े तटीय राज्य तो हमने देख ही लिए थे, कौन से थे वो? गुजरात थे और आंध्र प्रदेश थे। और यदि वहीं आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य है। इस क्लास में इतना ही। तो आगे और इसे कंटिन्यू देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक।